क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ दिल्ली, कोलकाता या मुंबई की सड़कों पर नहीं लड़ी गई थी, बल्कि बिहार के चंपारण के उन छोटे-छोटे गांवों में भी, जहां खेतों की मिट्टी किसानों के पसीने ही नहीं, उनके आंसुओं और खून से भी भीगती थी। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल यादव। आज जब हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम सामने आता है। लेकिन क्या गांधी अकेले इस आंदोलन के नायक थे? शायद नहीं, क्योंकि गांधी के चंपारण पहुंचने से बहुत पहले वहां हजारों साधारण किसान, स्थानीय शिक्षक, पत्रकार और गांव के नौजवान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने तरीके से लड़ाई शुरू कर चुके थे। यह कहानी उन्हीं गुमनाम सिपाहियों की है जिन्हें इतिहास ने बहुत कम याद किया। चंपारण की धरती पर अंग्रेज नील के कारखानों के मालिक किसानों पर एक अमानवीय व्यवस्था थोप चुके थे। इसे कहा जाता था तीन कठिया प्रथा। इस व्यवस्था के अनुसार हर किसान को अपनी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर केवल नील की खेती करनी पड़ती थी। ना उचित दाम, ना अपनी मर्जी, ना विरोध का अधिकार। अगर कोई किसान मना करता तो जुर्माना, मारपीट, झूठे मुकदमे और कई बार पूरे परिवार का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार। खेत किसान का, मेहनत किसान की, लेकिन मुनाफा अंग्रेज का। इसी दर्द ने चंपारण की मिट्टी में विद्रोह का बीज बो दिया था। कल्पना कीजिए, एक किसान है, नाम है रामशरण। वह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों का प्रतीक है जिन्होंने यह अन्याय झेला। रामशरण का 20 वर्ष का बेटा देवराज हर सुबह वह अपने पिता को नील के खेतों में झुककर काम करते देखता। घर में अनाज कम, कर्ज ज्यादा और अंग्रेजी कोठी का डर सबसे बड़ा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या हमारी जमीन पर हमारा भी अधिकार नहीं? यही सवाल धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। गांव में एक छोटा सा अनौपचारिक विद्यालय था। वहीं देवराज जैसे नौजवानों की मुलाकात ऐसे शिक्षकों से होती जो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, सोचने की ताकत भी देते थे। ऐसे ही लोगों में एक नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। वे शिक्षक भी थे, पत्रकार भी और किसानों की आवाज भी। उन्होंने अपने लेखों में अंग्रेजों के अत्याचारों को पूरी निर्भीकता से लिखा, कई बार छंद नामों से, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। उनकी कलम में चंपारण की पीड़ा को गांव से निकालकर पूरे देश तक पहुंचा दिया। ब्रिटिश सरकार उन्हें एक खतरनाक पत्रकार मानने लगी, लेकिन मुनीस के लिए कलम किसी तलवार से कम नहीं थी। उधर गांव-गांव में किसान धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे। किसी के घर की चौपाल, कहीं मंदिर का आंगन, कहीं मस्जिद के बाहर लोग धीरे धीरे अपनी पीड़ा साझा करने लगे। यही छोटे छोटे संवाद आगे चलकर एक बड़े आंदोलन की नींव बने। इसी दौरान एक और जिद्दी किसान ने ठान लिया था कि अब चुप नहीं बैठना है। उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वे कोई बड़े नेता नहीं थे, न वकील, न मंत्री, न बड़े जमींदार, सिर्फ एक किसान। लेकिन उनके इरादे किसी सेनापति से कम नहीं थे। उन्होंने तय किया कि देश के सबसे बड़े नेताओं को चंपारण लाना ही होगा। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। राजकुमार शुक्ल वहां पहुंचे। उन्होंने नेताओं से मुलाकात की, लेकिन ज्यादातर लोग चंपारण की पीड़ा को उतनी गंभीरता से नहीं समझ पाए। फिर उनकी मुलाकात हुई मोहनदास करमचंद गांधी से। गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और भारतीय राजनीति को समझ ही रहे थे। शुक्ल ने उनसे कहा, एक बार चंपारण चलिए, बाकी सब अपनी आंखों से देख लीजिए। गांधी ने पहले टाल दिया, लेकिन शुक्ल हार मानने वालों में से नहीं थे। वे गांधी के पीछे पीछे कानपुर गए, फिर अहमदाबाद, फिर कोलकाता और अंततः गांधी को चंपारण आने के लिए तैयार कर लिया। उनकी यही जिद भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाली साबित हुई। इतिहास अक्सर यह बताता है कि गांधी आए और आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन सच यह भी है कि आंदोलन की आग पहले से जल रही थी। गांधी ने उस आग को सिर्फ दिशा दी, लेकिन चिंगारी चंपारण के किसानों ने ही पैदा की थी। उन किसानों ने जिन्होंने अत्याचार सहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन शिक्षकों ने जिन्होंने डर के बावजूद सच पढ़ाया। उन पत्रकारों ने जिन्होंने जेल और नौकरी जाने के खतरे के बावजूद सच लिखा। और उन गांव के युवाओं ने जिन्होंने अन्याय के खिलाफ सवाल पूछना शुरू किया।
1917 में जब गांधी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों के बयान दर्ज किए हैं। हजारों गवाहियां सामने आई। आखिरकार अंग्रेज सरकार को जांच आयोग बनाना पड़ा। तिनकठिया व्यवस्था खत्म होने की राह खुली और भारत को सत्याग्रह की वह ताकत मिली जिसने आगे चलकर पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई का स्वरूप बदला। यह वही चंपारण है जिसको भुला दिया गया है, जिसका नाम नहीं लिया जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को चंपारणवासी, बिहारवासी बताने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन आज जब हम चंपारण सत्याग्रह को याद करते हैं तो क्या हमें उन गुमनाम किसानों के नाम याद हैं? क्या हमें उन स्थानीय शिक्षकों की याद है जिन्होंने गांवों में जागृति फैलाई? क्या हमें पीर मोहम्मद मुनीस जैसे पत्रकार याद हैं जिनकी कलम ने चंपारण की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई? क्या हमें राजकुमार शुक्ल की वह जिद याद है जिसके बिना शायद गांधी कभी चंपारण नहीं पहुंचते हैं? आज का यह वीडियो उन सभी अनसुने नायकों को समर्पित है जिन्होंने इतिहास लिखा। हमारे पूर्वज भी इसी चंपारण में नील की खेती करते थे और अंग्रेजों के दमन का शिकार थे। लेकिन इतिहास की किताबों में जिनके लिए बहुत कम जगह बची क्योंकि आज़ादी किसी एक महापुरुष ने नहीं दिलाई थी, उसे लाखों गुमनाम भारतीयों ने अपने साहस, अपने त्याग और अपने विश्वास से हासिल किया था। और उन्हीं गुमनाम चेहरों में चंपारण के किसान आज भी भारत की आत्मा बनकर जीवित हैं। धन्यवाद।